आज के वक्त में किसी भी देश के लिए ना सिर्फ डिफेंसिव बल्कि ऑफेंसिव ऑपरेशंस भी, ऑफेंसिव रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ऑफेंसिव रोल में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स। हर तरीके की एयर पावर के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं या फिर उनके अलग अलग विंग्स होते हैं, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर स्मॉल टेक्टिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांसपोर्टर और अटैक हेलीकॉप्टर्स। लेकिन अटैक हेलीकॉप्टर्स का रिलेवेंस पिछले 2 दशकों में बहुत तेजी से बढ़ा है। जहां तक पहले अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात की जाती है, अमेरिका में 1975 के अंदर करीबन एक प्रोटोटाइप अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद 1980 के बाद इसकी लंबी लाइन लग गई। अमेरिका के बाद कई देशों ने, रशिया हो, चाइना हो, कई देशों ने अटैक हेलीकॉप्टर्स को अपने देश में ही निर्माण करना शुरू कर दिया। लेकिन इस संदर्भ में जब भारत की बात की जाती है तब भारत के पास आज भी ज्यादातर अटैक हेलीकॉप्टर्स विदेशी हैं, चाहे वो अपाचे हो या दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर्स या MI-25 या दूसरे हेलीकॉप्टर्स। लेकिन अब भारत भी अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स बना रहा है, चाहे इसमें ध्रुव हो, मार्क 1 हो, मार्क 2 हो, यहां तक कि भारत के पास रुद्र और दूसरे बड़े अटैक हेलीकॉप्टर्स की शुमार है। इसमें भी कई ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें लाइट हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स, या फिर हैवी भी, जो अपाचे या फिर दूसरे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिरकार इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। दरअसल जब ऑफेंसिव रोल में या टेक्टिकल ऑपरेशंस के अंदर, स्मॉल ऑपरेशंस के अंदर किसी भी सेना को जाना हो, तब ये अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस की जाती है, क्योंकि ऐसे में आप फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर उड़ान करते हैं और आपको टेक्टिकल ऑपरेशंस के अंदर एक लिमिटेड जगह के ऊपर अपने ऑपरेशंस को अंजाम देना पड़ता है। अटैक हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल को लेकर भारत, चाहे वह बड़े सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या बड़े ऑपरेशंस, इनको ध्यान में देखा गया। यहां तक कि अभी आने वाले वक्त में अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल और ज्यादा तेजी से बढ़ने जा रहा है, क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर्स माना जाता है कि आने वाले वक्त में बहुत तेजी से बढ़ेंगे और अटैक हेलीकॉप्टर्स का रिलेवेंस और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ना सिर्फ इनके अंदर मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर, बल्कि आने वाले वक्त में बड़ी मिसाइल्स भी लगाई जा सकती हैं, जिनसे ये और डेडली बन जाएंगे और ज्यादा लेथल बन जाएंगे। दरअसल अटैक हेलीकॉप्टर्स का बेसिक इस्तेमाल या फिर उनका मेन इस्तेमाल किया जाता है ऑफेंसिव रोल में, जब दूसरे देश के अंदर घुसकर आपको उनके एयरफील्ड्स को, उनके बड़े कम्युनिकेशन टावर्स को, सर्विलेंस सेंटर्स को, रेडार सिस्टम्स को बर्बाद करना हो। यही वजह है कि आज के वक्त में जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए कहा जाता है कि ना सिर्फ उसकी जरूरत इंडियन एयरफोर्स को है, इंडियन आर्मी को भी है और नेवी को भी इसकी जरूरत है। यही वजह है कि एयर डिफेंस कमांड को बनाने की भी बातचीत चल रही है, ताकि आने वाले वक्त में ये ऑफेंसिव रोल या फिर एक सारी चीजें इंटीग्रेट होकर भारत की क्षमताओं को और ज्यादा इजाफा दे। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आपसे हमेशा किसी न किसी यूनिट की, किसी न किसी स्पेशल फोर्सेस की बात करते हैं। हर विंग के अंदर, चाहे इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, सबके अपने अपने स्पेशल फोर्सेस हैं। लेकिन एक ऐसी भी स्पेशल फोर्स है या फिर आप कमांडोज हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या फिर जिनके बारे में लोगों को अक्सर गलतफहमी है। वो है घातक कमांडोज या फिर घातक प्लाटून। दरअसल हर बटालियन के अंदर एक ऐसी घातक प्लाटून होती है जो हमेशा से 2400 घंटे ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए तैयार रहती है। ये पूरी बटालियन के सबसे बेहतरीन जवान वो होते हैं जो स्पेशल रेड्स के लिए तैयार किए जाते हैं। हर बटालियन जिस भी इलाके में मौजूद है, करीबन एक प्लाटून ऐसी होगी जिसको घातक प्लाटून कहा जाता है, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर बड़े ऑफेंसिव रेड्स को अंजाम देती है। करीबन भारतीय सेना की अगर बात की जाए तो इनकी स्ट्रेंथ करीबन 7000 से ऊपर की है और लगातार इनको इनहैंस भी किया जाता है। इनको आम इंडियन आर्मी के सोल्जर के अलावा कई स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है और इनकी ट्रेनिंग के अंदर इनको बेलगांव के अंदर, कर्नाटका के अंदर एक स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इनको करीबन 20-20 किलो केजी के वजन के बैग के साथ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ये अच्छे हथियारों के साथ साथ बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशंस में क्या स्ट्रैटेजीज होंगी उनको भी तैयार किया जा सके। इनको हर चीज से रूबरू कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि घातक कमांडोज का नाम अभी आया हो, पिछले काफी लंबे समय से घातक कमांडोज भारतीय सेना में मौजूद हैं। करीबन कई दशकों से कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम घातक प्लाटून या घातक कमांडोज दे चुके हैं। यहां तक कि कारगिल युद्ध के दौरान भी ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव
घातक प्लाटून का ही हिस्सा थे जो उस समय बड़े ऑपरेशंस में निकले थे और उनको अशोक चक्र या फिर कई बड़े सम्मानित चक्रों से भी सम्मानित किया गया। घातक कमांडोज की एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि घातक कमांडोज ऑपरेशंस यानी बड़े रेड्स दुश्मन की आर्टिलरी बेसिस को या फिर उसके पोजीशंस को, उसके बड़े कम्युनिकेशन सेंटर्स को, सर्विलेंस सेंटर्स को बर्बाद करने के लिए बड़ी रेड्स करते हैं। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि गलवान के दौरान भी एक घातक प्लाटून ही थी जिसने चाइनीज सोल्जर को जवाब दिया या फिर उनको अंदर आने से रोकने के साथ साथ उनको खदेड़ के पीछे भी कर दिया। घातक कमांडोज का या फिर प्लाटून का इतिहास बहुत लंबा है और कई ऐसे बड़े ऑफेंसिव मिशंस हैं जो उनके नाम से दर्ज हैं और कई बड़े सम्मान उनको इंडियन आर्मी में दिए जा चुके हैं। वैसे तो इंडियन आर्मी के नाम से कई बड़े ऑपरेशन को नाम दिया गया है या फिर उनके नाम से कई बड़े ऑपरेशन दर्ज है, लेकिन ऐसा एक ऑपरेशन जिसने इंडियन आर्मी को या फिर भारत को सुपर नेशन या फिर सुपर आर्मी का दर्जा इंटरनेशनली दिया। 1980 के दशक में मालदीव्स में एक ऐसा ऑपरेशन चलाया गया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। दरअसल 1988 के अंदर मालदीव्स के अंदर लगातार वहां के प्रेसिडेंट की जो पोजीशन थी बहुत ज्यादा वीक होती जा रही थी और वहां के एक बड़े इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन अब्दुल्ला ने कई श्रीलंकन ग्रुप्स के साथ मिलकर वहां पर कू करने की कोशिश की। कोशिश इतनी बड़ी थी कि वो मिलिटेंट्स ग्रुप ने श्रीलंका के वहां के मेन एयरफील्ड्स को, वहां के टेलीविजन नेटवर्क्स को, प्रेसिडेंट हाउस को और कई महत्वपूर्ण बिल्डिंग को कब्जे में ले लिया। अब लगातार वहां के राष्ट्रपति दुनिया भर से आग्रह करते रहे कि हमारे देश को इस कू से बचाया जाए। उन्होंने यहां तक कि पाकिस्तान और श्रीलंका को भी कहा, दोनों ने हाथ पीछे खींच लिए। अमेरिका जैसे देश को कहा गया, लेकिन अमेरिका को मालदीव तक पहुंचते पहुंचते 3 से 4 दिन लग जाने थे। फिर यूके से बात की गई और यूके ने भी यही बात सामने रखी जो अमेरिका ने रखी, लेकिन उन्होंने भारत का नाम सजेस्ट किया। फिर मालदीव्स के राष्ट्रपति ने उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फोन किया और उनसे आग्रह किया कि मालदीव्स को बचाने के लिए आप अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। और उसी के बाद 16 घंटे के कम वक्त के अंदर ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया गया। इसकी सबसे खास बात यह थी कि एक IL-76 एयरक्राफ्ट के अंदर 500 से ज्यादा पैराट्रूपर्स को या फिर कई पैराट्रूपर्स को लगातार भेजा गया। 500 पैराट्रूपर्स मालदीव में पहुंचे, यहां तक कि इंडियन नेवी के कई फ्रिगेट्स या फिर उनके शिप्स को भी वहां रवाना किया गया, जिसमें बेटवा और दूसरे शिप्स भी मौजूद थे। अब इनका ऑपरेशन था कि मालदीव्स को मुक्त कराना और वहां पर दोबारा से वहां के शासन या राष्ट्रपति शासन को लागू कराना। कुछ घंटों में ही भारत ने इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से अंजाम दे दिया और वहां से ना सिर्फ उस बड़े बिजनेसमैन बल्कि उन बड़े मिलिटेंट ग्रुप्स को भी वहां से खदेड़ दिया गया। ये ऑफेंसिव ऑपरेशन इतना कारगर था, इतना जल्दी में किया गया कि उनको ये समझ ही नहीं आया कि भारत इतनी जल्दी मालदीव्स में पहुंच भी सकता है। और मालदीव्स और भारत की दोस्ती का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा अध्याय यहीं से लिखा गया 3 नवंबर को। 3 नवंबर को खासतौर पर विक्ट्री डे के तौर पर भी मालदीव में सेलिब्रेट किया जाता है। और जब भी मालदीव से कोई बड़ा संकट आता है तो आज भी सबसे पहले मालदीव जो एकमात्र मित्र देश को देखता है वो है भारत। भारत के इस बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशन के बाद या इस बड़े ऑपरेशन के बाद दुनिया भर में भारतीय सेना की और भारत की वाहवाही होने लगी। यहां तक कि भारत को सुपर नेशन भी कहा जाने लगा। और यही था भारत का ऑपरेशन कैक्टस।